Hello friends, welcome back to our UPSC. In the last lecture we studied about the physical and political features of our country. For today we will look into the climatic conditions, natural vegetation and wildlife. So let's get started. तो यह है अपना चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सी जब अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या अपन टेलीविज़न पे वेदर फोरकास्ट देखते हैं तब अपन बात करते हैं वेदर की। तो वेदर एग्जैक्टली होता क्या है? वेदर इज़ अ डे टू डे चेंज इन आर एटमॉस्फेयर। ओके, तो अपने जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन आएगा, रेनफॉल मतलब कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन आएगा, या फिर सनशाइन या विंड, इन सारी चीज़ों का जो वेरिएशन आता है डे टू डे लाइफ में कि अपने को कोई डे वार्मर लग रहा है, कोई डे कूलर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डे। ओके, तो इन सारी चीज़ों का अपन लेते हैं वेदर में। नाउ ये तो था वेदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सीज़न। सीज़न क्या होता है? सी अपन देखते हैं कि अपने डे टू डे वेरिएशन तो आ रहा है टेम्परेचर में, इन सारी चीज़ों में, बट जो अपनी क्लोथिंग है वो एक टाइम के लिए कांस्टेंट रहती है। जैसे कि समर में अपन वुलन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, वार्म क्लोथ्स नहीं पहनते अपन समर में बिल्कुल भी। अपन कॉटन के क्लोथ्स पहनेंगे जिससे अपन कूल रह सकें। ओके, तो अपना डे टू डे वेरिएशन इस तरीके से होगा कि एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डे अपना प्रेजेंट डे अगर ठंडा है पर फिर भी अपन यूँ नहीं है कि वुलन क्लोथ्स पे आ जाएंगे। ओके, तो ये क्या होगा? ये एक तरीके का अपना सीजनल चेंजेस होंगे। सीजनल चेंजेस में क्या है, एक कांस्टेंट रहता है अपना टेम्परेचर कि हल्का सा फ्लक्चुएट करता है कि कोई डे वार्मर लगेगा, कोई डे कूलर लगेगा, बट एक लिमिट के अंदर रहेगा। जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो अपना एक लिमिट के अंदर रहेगा। ओके, तो ब्रॉडली अपने 4 मेजर सीजन्स हैं इंडिया में। पहला है अपना कोल्ड वेदर सीज़न जिसे अपन बोलते हैं विंटर। ये चलता है अपना दिसंबर से फरवरी तक। नेक्स्ट आता है अपना हॉट वेदर सीज़न जिसे अपन मार्च टू मई चलता है, जिसे अपन समर बोलते हैं। ओके, इसके बाद आता है अपना साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून इसे अपन रेनी सीज़न बोलते हैं। मेजर पार्ट ऑफ इंडिया में इसी टाइम रेन होती है। ओके, ये होता है अपना जून टू सितंबर। लास्ट सीज़न होता है अपना सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। ये अपना अक्टूबर टू नवंबर आता है, ये ऑटम सीज़न भी है। ओके, तो ये जो अपना मानसून सीज़न है, सी मानसून इज़ अ विंड। ओके, मानसून इज़ अ विंड दैट कैरीज ह्यूमिडिटी विद इटसेल्फ। ओके, तो ये इसका जो ईयरली कुछ मूवमेंट्स हैं जो अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, मानसून आता है बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी की तरफ से मानसून आएगा और फिर मानसून रिट्रीट करता है, एक टाइम के बाद वापस से जाता है। ओके, तो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से भी अपने बारिश होती है कई जगह पे, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु। तो वो सारा मानसून सीज़न में अपन मानसून जब अपन पढ़ेंगे हायर क्लासेस में उसमें पढ़ेंगे। तो अभी के लिए साउथ वेस्ट मानसून ये रेनी सीज़न है, ये जून टू सितंबर में है, और रिट्रीटिंग मानसून अक्टूबर से नवंबर में आता है एंड इट इज़ आर ऑटम सीज़न। ओके, नेक्स्ट इज़, अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे सारे वेदर कंडीशन, सारे सीजनल कंडीशंस को। सबसे पहला है अपना कोल्ड वेदर सीज़न जिसे अपन विंटर भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन। ओके, तो अपन ने पढ़ा था अर्थ के मूवमेंट पढ़े थे अपन ने, तो उसमें अपन ने देखा था सदर्न हेमिसफेयर में जब डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ती, जब नॉर्दर्न हेमिसफेयर में सन रेज डायरेक्ट पड़ रही होती है, तो सदर्न रीजन में क्या होता है, सन रेज स्लांट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से सदर्न रीजन में अपने विंटर्स आती है। ओके, तो वहीं पे अगर यही सेम कंडीशन अगर नॉर्दर्न रीजन में हो जाए तो कोल्ड वेदर सीज़न कब होगा? नॉर्दर्न रीजन में होगा। ओके, तो जब सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं करती किसी रीजन पे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वहाँ का जो सीज़न है वो विंटर सीज़न होता है, और जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, क्वाइट लो हो जाता है इस टाइम। नेक्स्ट आता है अपना हॉट वेदर सीज़न जिसे अपन समर बोलते हैं। नाउ सी,
विंटर्स में अगर सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं कर रही, दैट मीन्स हॉट वेदर सीजन इज़ जस्ट अपोजिट, तो वहाँ पे मोर और लेस डायरेक्टली अपने रीजन पे सन रेज फॉल करेंगे, जिस वजह से टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा। ओके, एंड जो अपने राजस्थान वगैरह वाले रीजन हैं वहाँ पे अपने को हॉट ड्राई विंड्स देखने को मिलती हैं। इस टाइम हॉट ड्राई विंड्स ब्लो करती हैं सुबह के टाइम, जिन्हें अपन लू कहते हैं। ओके, लू एक लोकल विंड है और ये समर सीज़न में अपने फ्लो करती है। नेक्स्ट इज़ आर साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न को अपन रेनी सीज़न भी बोलते हैं। ऑब्वियसली इट मार्क्स द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। तो जो विंड्स हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, सी ये अगर अपना इंडियन पेनिनसुला है, यहाँ पे आती है अपनी अरेबियन सी, यहाँ पे आता है अपना बे ऑफ बंगाल। तो विंड्स क्या है, यहाँ से ब्लो करेंगे टुवर्ड्स द लैंड। तो विंड्स वार्म है और ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती हैं। तो जैसे ही विंड अपने हिमालयन रीजन है अपना, इसको स्ट्राइक करती हैं, तो दे कैरी हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जिसकी वजह से जैसे ही ये माउंटेन बैरियर को स्ट्राइक करती हैं, दे स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, तो अपने रेनफॉल होता है। नेक्स्ट आता है अपना रिट्रीटिंग मानसून। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि विंड्स पहले तो जाती हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से, ये जाएंगी अंदर की तरफ, लैंड की तरफ। आफ्टर गुड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ये वापस से लौटती हैं। तो वापस से लौटने को अपन बोलते हैं रिट्रीट। ओके, तो जब मानसून वापस से लौटता है तो उस सीज़न को अपन बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। और इसकी वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो एरियाज़ हैं इंडिया के, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के, इधर रेनफॉल रिसीव करते हैं। तो ये इनकी रेनफॉल कब आएगी, अक्टूबर सीज़न के, अक्टूबर मंथ के आसपास। अक्टूबर टू नवंबर जो मंथ है उसमें आएगा अपना रिट्रीटिंग मानसून सीज़न। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर के टाइम भी रेनफॉल होगी। नाउ द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर। अपन ने सीज़न कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज़ आर क्लाइमेट। तो क्लाइमेट क्या है, कई सालों से जो अपनी एवरेज वेदर कंडीशन चली आ रही है, ओके, कि अपना टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रहता है, पूरे ईयरली टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रहता है, किस अमाउंट का प्रेसिपिटेशन होता है, किस अमाउंट का अपने सनलाइट आती है, ये सारी चीज़ें अपना डिफ़ाइन करेंगी क्लाइमेट को। तो क्लाइमेट क्या है, ओवर मैनी ईयर्स, मतलब कि ये नहीं है कि एक सीज़न अपना बहुत ज़्यादा ठंडा गया तो इसका मतलब है ना अपना क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है। नो, इट measures for it, the climatic condition, the weather conditions are measured for many years। तो उसका जब अपन एवरेज लेते हैं, that gives us our climate। okay, तो climate of India is broadly described as monsoon type। तो अपना जो climatic condition है वो कैसी है, monsoon type climatic condition। अब मानसून ये जो वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड जिसे अपन कहते हैं मौसम। ओके, मौसम से लिया गया है। मौसम का मतलब होता है सीज़न। ओके, ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन अ ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड। ओके, अब इसका नाम अपना इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशन को मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन या मानसून टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों कहते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेन अपने जो ट्रॉपिकल रीजन में है अपन इंडिया, तो इंडिया की लोकेशन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन में है, तो मोस्ट ऑफ द रेन ब्रॉट होती है, मतलब रेन जो आती है वो मानसून विंड्स की वजह से आती है। तो एग्रीकल्चर अपने को पता है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो अपने एग्रीकल्चर में कई जगह काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, बट स्टिल वी आर इन प्रिमिटिव स्टेज। ओके, काफ़ी अपन डेवलप्ड कंट्री से काफ़ी पीछे हैं अभी डेवलपमेंट के मामले में। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन रेन till now। तो good amount of monsoon means adequate rain and bountiful crops। Bountiful means abundant crops। okay, now ये तो था अपना climatic condition। now climatic condition is the weather, average of the weather over the year। okay, बट क्लाइमेटिक कंडीशन सिर्फ इस चीज़ से अफेक्ट नहीं होती। क्लाइमेटिक कंडीशन अपनी अफेक्ट होती है आपकी लोकेशन से।
किस ऑल्टीट्यूड पे आप हो, मतलब कितनी हाइट पे आप हो, क्या डिस्टेंस है आपका सी से, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं जहाँ पे आप रह रहे हो, उससे अपनी सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट होती हैं ना। सी, जैसे आप देखेंगे दिल्ली, दिल्ली है अपना एक मेट्रो सिटी, एक अपना मेट्रो सिटी है मुंबई। ओके, मुंबई, दिस इज़ दिल्ली। नाउ दिल्ली इज़ फार अवे फ्रॉम द कोस्ट एंड मुंबई इज़ वेरी क्लोज टू द कोस्ट। ओके, तो मुंबई में जो सीजनल वेरिएशन होगा, जो अपना वेरिएशन होगा, जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, वो एक मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी। बल्कि जब अपन दिल्ली का देखेंगे तो वहाँ पे समर भी काफ़ी तेज़ होगी और विंटर्स भी काफ़ी सिवियर होंगे। ओके, तो मुंबई क्योंकि कोस्ट के पास है, तो वाटर जो है अपन देखेंगे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की वजह से जो टेम्परेचर है वो एक ईयरली टेम्परेचर एक एवरेज निकाले तो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। पर दिल्ली का अगर अपन देखें मुंबई के कंपैरिजन में, तो फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर between winter and summer is quite high. Okay, तो वैसे ही अपना डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लोकेशन, ऑल्टीट्यूड। अब जैसे आप देखेंगे एक ही लोकेशन में कोई एरिया है, एक थोड़ा हायर पोजीशन पे, एक थोड़ा लोअर पोजीशन पे है, तो जो हायर पोजीशन में है वो कंपैरेटिवली कूलर होगा वो रीजन। ओके, वाई? बिकॉज जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। ओके, तो रिलीफ फीचर्स, जो अपना ऑल्टीट्यूड है, जो अपना लोकेशन है, जो अपना डिस्टेंस है सी से, ये सारे क्लाइमेटिक कंडीशन को, किसी भी प्लेस के क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करते हैं। तो आप देखेंगे रीजनल डिफरेंसेस अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे आप जैसलमेर और बीकानेर में देखेंगे अपन कि ये डेज़र्ट रीजन है अपने इंडिया के, जो कि राजस्थान में है, जैसलमेर और बीकानेर। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, वहीं पे अगर उसी टाइम, उसी सीज़न में अगर अपन द्रास और कारगिल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये उसी टाइम पे, उसी सीज़न में, उसी मंथ में, ये जो द्रास और कारगिल है, यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड होगा। ओके, टेम्परेचर बहुत कम होगा। अब कोस्टल प्लेन्स हैं मुंबई में, कोलकाता में, यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ना तो ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। बीइंग ऑन द कोस्ट, दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ओके, वहीं पे अगर अपन मौसम राम, मेघालय वगैरह को देखेंगे, यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है। वाइल जैसलमेर का रीजन इंडिया का ही रीजन है, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे उसी टाइम पे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही होगी। सो दिस इज़ आर क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज़ अफेक्टेड बाय लोकेशन। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब अपन ने क्या क्या कर लिया? वेदर कंडीशंस हो गया, अपने सीज़न हो गया, देन वी हैव स्टडीड अबाउट क्लाइमेट। नाउ वी विल लुक इनटू नेचुरल वेजिटेशन। सी, नेचुरल वेजिटेशन में अपन देखेंगे सबसे पहले आते हैं अपने ग्रास। ओके, ग्रास अपन सबको पता है, घास छोटे छोटे जो उगे होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं हर्ब्स। हर्ब्स आर टाइप ऑफ बुशेस, छोटे छोटे डेकोरेटिव बुशेस होती हैं अपने। उसके बाद में श्रब्स आते हैं। श्रब्स आर कैक्टस और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अपने, जैसे रोजेस एंड ऑल, ये सारे श्रब्स में आएंगे। इसके बाद जो अपने हायर लेवल के, जो और बड़े हो जाते हैं जब अपने प्लांट्स, तो उनको अपन बोलते हैं ट्रीज़। ट्रीज़ में आएगी अपनी कैटेगरी, आएगी नीम, मैंगो एंड ऑल। ठीक है, तो ट्रीज़ में अपने ऐसे भी ट्रीज़ होते हैं जो कि काफ़ी टॉल होते हैं, ऐसे भी ट्रीज़ होते हैं जो कंपैरेटिवली स्मॉलर हाइट होती है जिनकी। उसके अलावा ऐसे भी ट्रीज़ होते हैं जिनके कम अमाउंट ऑफ लीव्स होती है, और ऐसे भी होते हैं जिनके दे आर डेंसली फिल्ड विद द लीव्स। ओके, तो जो ये ग्रास, श्रब्स, ट्रीज़, ये सारी चीज़ें हैं, ये अपने नेचुरली खुद ही ग्रो करती हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस और हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये जो नेचुरली ग्रो करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रास, श्रब्स, जो नेचुरली वाइल्ड में ग्रो कर रही हैं, उन्हें अपन कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अपने किस पे डिपेंड करती हैं? ऑब्वियसली डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस पे अपने डिपेंड करेंगी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे डिपेंड करेंगी। तो वेजिटेशन के लिए अपने को क्या चाहिए? क्लाइमेट की वजह से वेरी हो सकती हैं। ओके, क्लाइमेट की वजह से, तो एक तो अपने क्लाइमेट की वजह से वेरी हो सकती हैं।
ओके। नेक्स्ट अपने टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ओके। इन सारी चीज़ों की वजह से अपने वेरिएशन आ सकता है किसमें, नेचुरल वेजिटेशन में। तो अब अपने इंडिया में अपने को पता है ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन है, दैट इज़ वाई वी हैव वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो, ओके। नाउ वाई आर द फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी हैं? सबसे पहली बात, दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसको लिखते जाते हैं अपन। फर्स्ट इज ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो सॉइल इरोजन, मतलब जो प्लांट्स की रूट हैं वो अपने सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। सो द फॉरेस्ट, वहाँ पे खूब सारे प्लांट्स हैं, दैट इज़ वाई जो फॉरेस्ट है दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, कंट्रोल सॉइल इरोजन, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, अपने को टिम्बर, फर्नीचर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, ये सब कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट। तो यूटिलिटी एक बार इसे बोल देते हैं, ये सारी जो चीज़ें अपने को फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ओके। इसके अलावा फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, ओके। तो ये फोर्थ रीज़न हो गया, इट इज़ अ नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन है। अब ये तो हो गए अपने इम्पोर्टेंस। नाउ अब अपन क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ग्रो कर रहा है डे बाय डे, साइंस ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं अपन, नेचुरल वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशंस को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपन, सी अपने बिल्डिंग्स के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए अपन क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, एरिया क्लियर करते हैं अपन, और वहाँ पे अपन अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं या फिर अपन अपना फार्म उगा लेते हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, लार्ज एक्सटेंट पे अपने ट्रीज़ कट हो रहे हैं, ओके। एंड अगर ट्रीज़ कट हो रहे हैं तो अपने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल प्लांट्स जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं या फिर और कोई एस्थेटिक वैल्यू रखते हैं, ऐसे प्लांट्स पे डिपेंड, उन नेचुरल जो वेजिटेशन है उस पर डिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ अपनी ख़त्म हो रही है उसके साथ साथ। तो प्लांट्स, जब अपन अपने फॉरेस्ट काट रहे हैं तो वी आर नॉट जस्ट कटिंग द ट्रीज़, वी आर ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल वेजिटेशन, आर नेचुरल वाइल्ड लाइफ, ओके। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अपन ऑर्गेनाइज करते हैं टू प्रोटेक्ट द ट्रीज़, लाइक वन महोत्सव में क्या होता है, अपन सब लोग एक साथ इकट्ठा होके वी इन्वॉल्व टू मेक आवर अर्थ ग्रीनर, सो वी प्लांट ट्रीज एंड ऑल, ओके। नेक्स्ट आता है अपना वाइल्ड लाइफ एज वी नो, फॉरेस्ट इज़ अ होम टू वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब अपने 1000 ऑफ स्पीशीज़ हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन अपने नेचुरल वेजिटेशन वेरी करता है, काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, जिसकी वजह से जो अपने थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ अपने हैं, रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस के, मैमल्स के, बर्ड्स के, इंसेक्ट्स के, तो ये सब फॉरेस्ट में रहते हैं। जैसे अपना जो टाइगर है दैट इज़ आर नेशनल एनिमल, ओके। ये अपने कई सारे जगह पे मिलता है, टाइगर कंट्रीज़ के कई सारे पार्ट में मिलता है। नेक्स्ट इज़ आर लायन, एशियाटिक लायन। आप जानते हैं कि गिर फॉरेस्ट इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायन, और गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में, ओके। देन असम में अपने को मिलेंगे एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस, ओके। इसके अलावा कर्नाटका, केरला, यहाँ पे भी अपने को एलिफेंट्स मिलते हैं। उसके बाद कैमल, वाइल्ड एसेस, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट में या रन ऑफ कच्छ में अपने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अपने को हिमालयन रीजन इज़ अनदर टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो वहाँ पे अपने को वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बेयर, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। और काफ़ी जगह पे इनके अलावा दूसरी जगहों पे अपने को मंकी, वुल्व्स, जिकॉल्स, ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, ओके। नाउ अपार्ट फ्रॉम आर एनिमल्स वी हैव रिच बर्ड लाइफ ऑल्सो। सो पिकॉक एज वी ऑल नो इज़ आर नेशनल बर्ड। अब मोस्ट कॉमन जो बर्ड्स हैं अपने इंडिया में वो हैं पैरट, पिजन, मैना, बुलबुल, गीज़, डक्स एट्सेट्रा। सो अपन ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना रखी हैं अपने
एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड वी हैव सेवरल बर्ड सेंचुरीज दैट आर क्रिएटेड फॉर बर्ड्स। तो इसमें क्या है, अपन उनको उनका नेचुरल हैबिटेट देते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं ये हंटर्स से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स वी हैव सेवरल 100 स्पीशीज़ ऑफ स्नेक्स, जिसमें से कोबरा, कैरेट्स, ये अपने सबसे प्रोमिनेंट एनिमल्स स्नेक स्पीशीज़ हैं। उसके अलावा बहुत सारे और अपने को इंसेक्ट्स या छोटे जो जानवर हैं वो दिखेंगे इंडिया में। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ कटिंग, रूथलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, कई सारी जो वाइल्ड लाइफ है, कई सारी जो स्पीशीज़ हैं वाइल्ड लाइफ में इंडिया में, वो डिक्लाइन हो रही है रैपिडली, या फिर कई सारी जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो अपने वाइल्ड लाइफ तो अपने सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे अपन ने सेटअप किए हैं टू प्रोटेक्ट दीज वाइल्ड लाइफ एंड आर नेचुरल वेजिटेशन एज वेल। ओके, सो गवर्नमेंट्स कई सारे स्टेप्स ले रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ वी सी दैट टाइगर्स एंड एलिफेंट्स दे आर वेरी इंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो इनके लिए अलग से सेपरेटली अपन ने प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया है। तो क्या है, अपन विद दीज endangered species we are also protecting our related species, like अकेला टाइगर तो रहता नहीं है एक जंगल में, या अकेला हाथी तो रहता नहीं है एक जंगल में। तो क्या है, अपने बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो अपन जब प्रोटेक्ट करते हैं टाइगर्स को तो पूरी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाता है, जिसमें अपना नेचुरली जो एरिया है उसको रिज़र्व कर देते हैं, एंड वी कॉल इट अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसमें अपने जो प्लांट्स हैं, एक्जॉटिक प्लांट स्पीशीज़ हैं, जो अपने बाकी सारे एनिमल्स हैं अलॉन्ग विद द एंडेंजर्ड स्पीशीज़, दे रिमेन प्रोटेक्टेड। ओके, फ्रॉम whom? फ्रॉम द जो हंटर्स हैं, जो कि बोन, फर, फेदर्स, स्किन, इन सब के लिए एनिमल्स को मारते हैं। ओके, तो ये सारा अपना है। अब अपन क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी कंजर्व द वाइल्ड लाइफ? तो अपन वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? वी कैन रिफ्यूज़ टू बाय, मतलब जो सारी चीज़ें अपने को पता है कि ये एनिमल से बनती हैं, जैसे कि एनिमल की बॉडी से बनती है, जैसे कि उनके बोन से, उनके हॉर्न्स से। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स। ओके, तो फर्स से, स्किन से, फेदर से, इन चीज़ों से जो बनती है एनिमल की बॉडी से या पार्ट से, कोई भी जो चीज़ें बनती है उसको अगर अपन रिफ्यूज़ कर दे ख़रीदने से, तो क्या होगा, वो चीज़ें बाज़ार में बिकना कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर लोग ख़रीदेंगे नहीं तो वो चीज़ें बाज़ार में बिकेंगी नहीं, और अगर वो बाज़ार में नहीं बिकेंगी वो चीज़ें, तो आर एनिमल्स वोंट बी किल्ड फॉर दीज थिंग्स। ओके, सो अपना जो वाइल्ड लाइफ वीक है वो अपन ऑब्ज़र्व करते हैं अक्टूबर की जो फर्स्ट वीक है, तो पूरा जो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अपन वाइल्ड लाइफ वीक ऑब्ज़र्व करते हैं, जिसमें अपन अवेयरनेस फैलाते हैं। वी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कंजर्विंग आर हैबिटेट फॉर आर एनिमल किंगडम एंड आर प्लांट किंगडम एज वेल। ओके, so that was our chapter. So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture. Let's meet in our next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.